हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम रियलिटी बताने वाले कुछ बड़े न्यूट्रल यूट्यूबर्स की। देखिए, हम उनको गलत तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते कि वो न्यूट्रल नहीं है। लेकिन अगर न्यूट्रल नहीं है तो न्यूट्रलिटी का ढोंग क्यों करते हैं। पर आप किसी भी टॉपिक पर बात करते हो तो खुलकर बात करो ना। आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल रहे हो। वो यूट्यूबर खुद को अनबाइस्ड बोलते हैं और नीचे ही नीचे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली, और फैक्ट्स के नाम पर अपना नैरेटिव चलाते हैं। आज हम प्रूफ्स के साथ दिखाएंगे कैसे ये लोग अपोजिशन को सलाम करते हैं और बीजेपी के स्कैम्स पर चुप रहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये लोग न्यूट्रल के नाम पर करते हैं शोर, लेकिन बीजेपी का एजेंडा ये है असली चोर। सच के पुजारी नहीं, प्रोपेगेंडा का गेम। बीजेपी के साथ इनका छुपा है नेम। सबसे पहले आते हैं ओपन लेटर पर। आपको याद ही होगा, हमने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें हमने प्रूफ दिया था कि कैसे ये वोट चोरी वाले टॉपिक पर इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में विद प्रूफ्स विद फैक्ट्स के साथ काउंटर किया था, और ऐसे ही आज की इस वीडियो में इनका पोस्टमार्टम होगा। और वो पैटर्न है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर डेमोक्रेसी पहले आ गई हो और वो देश डेवलप बाद में हुआ। ये कह रहा कि बहुत सारे देश पहले ही डेवलप्ड हुए, उसके बाद डेमोक्रेसी आई, और इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी डेवलपमेंट की राह पर रुकावट है। प्रोटेस्ट से पहले अच्छा काम रुक जाता है, जैसे फार्म लॉज। हाँ, कुछ कंट्रीज जैसे सिंगापुर और साउथ कोरिया में शुरू से ही अथॉरिटेरियन रूल था, लेकिन उनका असली बूम तो डेमोक्रेसी आने के बाद हुआ है। साउथ कोरिया 1987 में डेमोक्रेटिक हुआ और उसके बाद जीडीपी ने डबल डिजिट ग्रोथ के साथ स्काई रॉकेट किया। आज वो वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है डेमोक्रेसी के दम पर। जापान पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 से ही डेमोक्रेटिक था और वो मिरेकल ग्रोथ किया विदाउट डिक्टेटरशिप। MIT के एक स्टडी के मुताबिक जो कंट्रीज डेमोक्रेसी अडॉप्ट करते हैं उनकी जीडीपी ग्रोथ, उनका जीडीपी 25 सालों में 20% तक बढ़ता है कंपेयर टू अथॉरिटेरियन रेजिम्स। इंडिया इसका खुद एग्जाम्पल है। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हम डेमोक्रेटिक सेटअप में ही हम 7 से 8% तक ग्रोथ कर रहे हैं। पॉवर्टी 45% से घटकर 21% तक आ गई। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, वेनेजुला देखो, चावेज के अंडर ऑयल रिच कंट्री था और आज 30 साल बाद देखो हाइपर इन्फ्लेशन से कोलैप्स, 90% पॉवर्टी। जिम्बाब्वे में मुगाबे ने 30 साल तक रूल किया, जीडीपी 50% तक गिर गई। अब आपके मन में भी किसी और के लिए क्वेश्चन आ रहा होगा, हाइपर इन्फ्लेशन, डिक्टेटरशिप शॉर्ट टर्म ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में करप्शन और इंस्टेबिलिटी, वेरिएंस इतना ज्यादा है कि फेलियर्स ज्यादा होते हैं डेमोक्रेटिक से। ये बंदा बोल रहा है कि प्रोटेस्ट ने अच्छा काम रोक दिया। सरकार कुछ करने जाती है तो कोई ना कोई प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है। अरे यार, ये लाज तो फार्मर के अगेंस्ट थे। कॉर्पोरेट को फायदा, MSP खत्म। नवंबर 2020 से प्रोटेस्ट शुरू किए। लाखों लोग दिल्ली बॉर्डर्स पर बैठे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट किया। इस फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान 700 से ज्यादा फार्मर्स की डेथ हो गई। पूरे 1 साल बाद गवर्नमेंट ने रिपील दिया। यानी कि हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा तो रहा है, लेकिन फुल डिक्टेटरशिप नहीं आई है। कई एग्जाम्पल हैं। लद्दाख के हालातों को देखते हुए लग रहा है कि सच में डिक्टेटरशिप आ गई है, क्योंकि लद्दाख में जो हुआ है वो आप सब ने देखा। लेकिन हम एग्जाम्पल दे डेमोक्रेसी का, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यही डेमोक्रेसी है। और अगर एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे डिक्टेटरशिप की तरफ देश जा रहा है कि कैसे फार्मर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन चलाए गए, रबर बुलेट्स चलाई गई, ये परफेक्ट एग्जाम्पल था देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। इंडिया में प्रोटेस्ट होते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्कशन भी होता है, कई बार गवर्नमेंट अग्री करती है। ये किस वजह से? ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से। लेकिन कई जगह क्या होता है कि लाठीचार्ज किया जाता है या फिर लोग भगाए जाते हैं। वहाँ पर परफेक्ट एग्जाम्पल होता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा तो हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो प्रोटेस्ट हम करते हैं वो राइट्स कहाँ से मिले? वो राइट्स हमें मिले अपने संविधान से। लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हक के लिए लड़ सकते हैं। यही तो डेमोक्रेसी है। और ये डेवलपमेंट नहीं है, ये सस्टेनेबल प्रोग्रेस है, जहां लोगों का ट्रस्ट बना रहे हैं प्रोटेस्ट, जो कि बहुत नेसेसरी है। भूल गए क्या आज़ादी के टाइम पर कितने प्रोटेस्ट हुए थे? अब तुमसे कई लोग बोलेंगे कि उसने तो फार्म लॉज के अगेंस्ट बात की है और तुम उसको ट्विस्ट कर रहे हो। नहीं भाई, मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं बता रहा हूँ
देश के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी जरूरी है। डिक्टेटरशिप कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकती डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए। 370 इसका बेस्ट एग्जांपल है। जो लोग साफ बोलते थे कि चाहे किसी की भी सरकार आ जाए 370 को हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग सरकार आई अपनी पावर को उसने यूज करा, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। और मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के फेवर में इससे अच्छा एग्जांपल हो ही नहीं सकता। अरे भाई ये कैसा नैरेटिव है? इनडायरेक्टली बोल रहा है कि अगर मोदी जी के जैसा स्ट्रॉन्ग पीएम डिक्टेटरशिप में होता तो अब तक देश चांद पर नहीं बल्कि प्लूटो पर पहुंच जाता। ये तो सीधा बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, न्यूट्रल का मास्क लगाकर। और तुम कह रहे हो डेमोक्रेसी रुकावट है और मोदी जी को डिक्टेटर बनने की हिंट दे रहे हो। ये देश डेमोक्रेसी के लोगों के हक का देश है और तेरे जैसे गोदी यूट्यूबर्स ऐसे नहीं बोल सकते कि देश के डेवलपमेंट ना होने का कारण डेमोक्रेसी भी है। ओ हाथ तो धोती खुलती खुलती रह गई। लेकिन बेटे आज तो तेरी पूरी वाट लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये बंदा इतना सॉफ्टली ब्रेन वॉशिंग करता है कि इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए, पावर स्ट्रक्चर हिल जाए। और ऐसा भी नहीं कि हमारे देश में सब करने की कोशिश नहीं हुई। फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पर जो कुछ लाल किले में हुआ या शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को जिस तरह से बड़ा बनाया गया, पैटर्न बहुत सेम था। बट सरकार ने उस टाइम पर इन प्रोटेस्टर्स को बड़े केयरफुली ढंग से अनाज नहीं खाते, फार्मर्स के प्रोटेस्ट को गलत बताते हो। कभी एक वीडियो में बोलते हो कि कैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, वेस्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा भारत में भी तख्ता पलट होगा। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया एक अलग कल्चर के साथ देश है। नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो लोगों की मजबूरी थी। जॉब्स के लिए परेशान हो चुके थे लोग, ऊपर से सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, करप्शन और गवर्नमेंट से तंग आ गए लोग, वो उनकी मजबूरी थी। बिल्कुल हम ये भी मानते हैं कि अगर किसी कंट्री में ऐसा होता है तो वो देश कई साल पीछे चला जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? जब उनके सिर से पानी जाने लगता है। और इस रेवोल्यूशन से गवर्नमेंट के तो अकल ठिकाने आ ही जाती है, लेकिन वो देश कई साल पीछे भी चला जाता है क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि दोबारा से उन चीज़ों को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, रीडेवलपमेंट करने में काफ़ी टाइम लगता है। अब ये 29 मिनट मोदी प्रेज फेस्ट वाला वीडियो देखकर हंसी आ गई। पूरे 26 मिनट तक तो जैसे आरती उतार रहे हो। अच्छी बातें, अचीवमेंट्स, सब कुछ गोदी स्टाइल में। और लास्ट के 3 मिनट्स में सिर्फ 3 पॉइंट्स पर ही फॉल्ट्स बताए, जैसे फॉर्मेलिटी निकाल दी। भाई इतनी चाटुकारिता क्यों? न्यूट्रल यूट्यूबर बनने का दावा करते हो, लेकिन ये तो बीजेपी का पीआर वीडियो लग रहा है। ये बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं जिनके लीडर आए दिन एंटी माइनॉरिटी स्पीचेस देते हैं और रैलीज निकालते हैं। जनरली ऐसी रैलीज अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो हर रिलीजियस ग्रुप्स वाले निकालते हैं। किसी पे कोई बड़ा एक्शन नहीं होता, इन पे भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी से खुद को एसोसिएट करके स्टेटमेंट देते हैं, रैलियां निकालते हैं, इसीलिए डायरेक्टली पीएम मोदी और बीजेपी के साथ इनका एसोसिएशन देखा जाता है। और क्योंकि मोदी जी कितने हेट स्पीचेस दे चुके हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच HRW उनकी 2024 की एक रिपोर्ट बोलती है कि मोदी के इलेक्शन कैंपेन में मुस्लिम हेट स्पीच मिनोरिटीज के अगेंस्ट काफी यूज हुआ। अगर तेरे पापा चाहे तो पूरे देश में हेट स्पीच रुकवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दो, वैसे वो भी उनकी गोदी में बैठा है। बीजेपी RSS को मजल करो, लेकिन नहीं, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। ये कोई ब्लेम गेम नहीं बल्कि ये रियलिटी है। मोदी और उनकी पार्टी सोरस है इस पॉइजन का। रिसर्च कर लो वरना ये न्यूट्रल टैग उतर जाएगा। और ग्राउंड से जुड़े हुए लीडर की बन चुकी है। चाय बेचने से लेकर पीएम की कुर्सी तक का सफर वाली जो कहानी है, लोग इससे बहुत रिलेट करते हैं। अरे पहले फैक्ट्स चेक कर। उनके पिता दामोदर दास चाय वाला थे। मोदी ने स्कूल के बाद हेल्प की स्टॉल पे, लेकिन फुल टाइम चाय वाला नहीं थे। उनकी एक फैमिली मेंबर की भी क्लिप है जिसमें वो कह रहे कि चाय बेचने वाले का लड़का बोलना चाहिए। इसमें पत्रकारों की भी गलती है। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। वैसे ब्रांडिंग तो अच्छी है कॉमन मैन को कनेक्ट करने के लिए। भाई अगर न्यूट्रल हो तो पूरी स्टोरी बताओ, ना कि आप ट्रूथ से हीरो बनाओ। ये गोदी नैरेटिव का क्लासिक एग्जाम्पल है। हाँ माना कि उन्होंने अपनी फैमिली को सेटल किया, लेकिन सोर्सेज के हिसाब से इस अधेड़ बूढ़े ने तो अपनी फैमिली तक को दूर रखा जस्ट बिकॉज उनको वोट्स मिलने चाहिए। अरे ये कैसा आदमी है जो एक तरफ वन अर्थ वन फैमिली की बात करता है और दूसरी तरफ खुद की फैमिली को ही दूर रखता है, और तू उसको अचीवमेंट्स की तरह दिखा रहा। वाह रे गोदी यूट्यूबर। जब पब्लिक को पता चलेगा कि न्यूट्रल यूट्यूबर के बेस में गोदी यूट्यूबर है, आलोचनाओं से बचना चाहते हो और गोदी नैरेटिव भी चलाना चाहते हो। क्लिप देखो, उनकी फैमिली मेंबर कह रही कि 2014 के इलेक्शन जीतने के बाद उनको बुलाया तक नहीं। शपथ ली थी तब देश में से कई लोग गए थे, तब आपको न्योता मिला था या आपको जाने की इच्छा हुई थी? इच्छा तो सबको होती है, पर अफसोस है कि हमें इनविटेशन नहीं दिया। जब से तेरे पापा देश के पीएम बने तब से लेकर सारे सोर्सेज बता रहे कि देश की हालत क्या है। प्रेस फ्रीडम में नोज डाइव। RSF वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 140वीं रैंक थी, लेकिन ये 9 साल के अंदर ही नीचे गिरकर 2023 में 161वीं रैंक हो गई। 2024 में 159
और अब 2025 में 151 नंबर पर। लेकिन ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि स्कोर सिर्फ 32.96 है, जो कि एक प्रकार से प्रॉब्लमैटिक कैटेगरी में डालता है। लेकिन ये सब डिसलाइन क्यों? आरएसएफ की रिपोर्ट्स क्लियर बोलती हैं, जर्नलिस्ट पे वायलेंस बढ़ा, 2024 में 11 अटैक्स, 3 मर्डर्स, मीडिया की ओनरशिप कंसंट्रेटेड हो गई और पॉलिटिकल अलाइनमेंट, गोदी मीडिया को सरकार का सपोर्ट। लेकिन दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पर रेड्स, जैसे बीबीसी पर 2023 में। CNN बिजनेस की मई 2024 की रिपोर्ट कहती है कि मोदी एरा में प्रेस फ्रीडम 25 प्लेसेस गिरी, नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान से भी नीचे। ये हमारी सरकार की पॉलिसीज का रिजल्ट है, ना कि फेक रिपोर्ट्स का। और ये कांग्रेस फंडिंग वाला झूठ। भाई आरएसएफ एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है, फ्रांस बेस्ड, 1985 से चल रहा। उनका मेथोडोलॉजी ट्रांसपेरेंट है, 130 प्लस एक्सपर्ट्स का डेटा, क्वेश्चनराइज, लाज का एनालाइज, ना कि किसी सरकार की फंडिंग। विकिपीडिया और आरएसएफ वेबसाइट पर क्लियर, नो पॉलिटिकल बाइस। और 2014 से पहले इंडियन मीडिया की रैंक अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम मीडिया इंडिपेंडेंट थी। लेकिन अब मोदी सरकार के अंडर आईटी रूल 2021, राजद्रोह केसेस 300 से ज्यादा जर्नलिस्ट पर, और रेड्स ने सब कुछ बर्बाद किया। कोई नेशनल एडवाइजरी इन्फ्लुएंस नहीं। 2014 से पहले हमारी रैंकिंग इसीलिए इसमें बेटर थी, क्योंकि जिन ह्यूमन राइट वालों की बढ़िया दुकान चल रही थी, उनकी अब फंडिंग बंद हो गई है, और वो पहले नेशनल एडवाइजरी कमेटी में हुआ करते थे, जो एक पैरेलल सरकार की तरह काम करती थी। तो ऑब्वियसली जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते होंगे तो वो अच्छी बातें लिख के भेज देते होंगे। ये तो तेरा कॉन्स्पिरेसी स्टोरी है, कांग्रेस को ब्लेम करने का तरीका। मैंने तेरे बहुत सारे टाइटल्स और थंबनेल्स में ऑब्जर्व किया है कि तू टाइटल और थंबनेल ऐसे रखता कि लोगों को लगे कि गवर्नमेंट से टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। लेकिन अंदर वीडियो खोलो तो सिर्फ चाटुकारिता, मोदी जी और बीजेपी के नैरेटिव को पॉलिश करके प्रेजेंट करना, अपोजिशन को ब्लेम और सरकार को हीरो बनाना। ये क्लिकबेट का उस्ताद है भाई। व्यूज के लिए न्यूट्रल का मास्क, लेकिन असल में प्योर गोदी यूट्यूबर। तेरा ये न्यूट्रल होने का ड्रामा बंद कर, ये गोदी नैरेटिव सुधार लो, वरना जनता देख रही है, वो एक दिन तुम्हें फेंक के मारेगी। सच बोल, फैक्ट्स दिखा, वरना ये गोदी यूट्यूबर टैग पक्का हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले न्यूट्रल यूट्यूबर की तरफ। जैसा कि आपको पता कि मैं नीतीश के ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूं। एक वीडियो में मैंने उसकी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली वीडियो का काउंटर किया है, और दूसरी वीडियो में मैंने एसएससी प्रोटेस्ट पर काउंटर किया कि कैसे ये बंदा सॉफ्टली मोदी भगत है। आज की इस वीडियो में भी इसकी रियलिटी बताएंगे। सबसे पहले इसका ये क्लिप देखो। बीजेपी ने इस पे कहा कि पहली चीज, जितनी भी वीडियोस बनी है ये कांग्रेस के टाइम पे बनाई गई, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये बंदा प्रज्वल रेवन्ना के उस टाइम के, जिन्होंने सेक्स स्कैंडल पर वीडियो बनाकर एक स्टोरी की तरह दिखा रहा था, जैसे ये सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन का ट्विस्ट है। 2000 प्लस महिलाओं के साथ असोल्ट, ब्लैकमेल वीडियोज, रेप केसेस, और तू बोल रहा कि प्रज्वल रेवन्ना इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहा था, जैसे वो विक्टिम है। भाई ये तो प्योर गोदी स्टाइल है। सेलेक्टिव फैक्ट्स, बीजेपी को बचाओ, मोड ऑन। लेकिन तू वो क्लिप नहीं दिखाएगा जहां नॉन बायोलॉजिकल पीएम नरेंद्र मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना के साथ इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे हाथ पकड़कर। इसने ये तो बताया कि प्रज्वल रेवन्ना पहले कांग्रेस में था और बाद में बीजेपी में शिफ्ट हुआ, लेकिन ये नहीं बताया कि इसको बीजेपी में आने क्यों दिया। बीजेपी ने ऐसे बंदे को अलाउ कैसे किया पार्टी ज्वाइन करने के लिए। और ऊपर से प्रज्वल रेवन्ना जो है वो भी इलेक्शन के तुरंत बाद भाग गया। तो बीजेपी ने इस पे कहा कि पहली चीज, जितनी भी वीडियोस बनी है ये कांग्रेस के टाइम पे बनाई गई, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि हम जेडीएस के साथ मिलके सीट शेयरिंग जो है उस पे चुनाव लड़ रहे हैं, और इसमें हमारा कोई डिसीजन नहीं होता कि जेडीएस किसको टिकट दे रही है उस पर्टिकुलर जगह से। ये पूरी तरीके से जेडीएस का डिसीजन था। साथ ही साथ पीएम मोदी ने भी हाथ पकड़कर इलेक्शन कैंपेन किया। वैसे मोदी जी का तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है ना, क्रिमिनल्स के साथ उठना बैठना। लेकिन फिर भी नीतीश, अक्सर लोग तेरे को न्यूट्रल कहते हैं, तो काम भी न्यूट्रलिटी वाले ही करना। अब कुछ लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे एक साइड धनुराठी को बाइस्ड बोला जाता है और दूसरी साइड नीतीश का न्यूट्रल होने का नैरेटिव चलाया जाता है। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। ये सेलेक्टिव स्टोरी टेलिंग नीतीश को और ज्यादा गोदी यूट्यूबर बना देती है। प्रज्वल के स्ट्रगल्स कैंपेन दिखाओ, लेकिन मोदी जी का सपोर्ट छुपाओ, जैसे गोदी चैनल्स करते हैं। अगर न्यूट्रल होता तो पूरी स्टोरी बताता क्लिप्स के साथ। तू वीडियो में बोल रहा कि ऐसा हुआ था, इसके ऊपर डिपेंड है स्टोरी, जैसे कि कोई बेड टाइम कहानी सुना रहा हो। जब इनको ले जाया जा रहा था गाड़ी से, तो उस गाड़ी में अली और निशात जो पीएफआई के कोर मेंबर थे वो भी बैठे हुए थे, और रास्ते भर में आईसिस की वीडियो चलाई गई, उस गाड़ी के अंदर ही चलाई गई। जब ये लड़कियां पहुंचती हैं तो वहां पे टाइम लाइन्स गिना रहा, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं, ये मूवी सच है या फिर बीजेपी का प्रोपेगेंडा टूल। अगर सच में स्टोरीज और टाइमलाइन सुनाने का शौक है तो एक नया चैनल खोल ले, नीतीश राजपूत स्टोरीज के नाम से।
वहां फेरी टेल्स सुना, यहाँ फैक्ट्स के नाम पर गोदी नैरेटिव पुश मत कर। और हाँ, हमारे पीएम तक ऐसी मूवी का प्रमोशन करते हैं बेस्ड ऑन होती है, वो रियल स्टोरी पे बेस्ड होती है, तो आप इस मूवी को सही और गलत नहीं कर सकते। 5 मई 2023 को मोदी जी ने खुद कर्नाटका रैली में ये बोला कि ये मूवी एंटी इंडिया प्लॉट एक्सपोज करती है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य। मूवी में 32,000 हिंदू गर्ल्स के साथ फोर्स्ड कन्वर्जन का झूठा क्लेम, जबकि एनआईए और कर्नाटका पुलिस के डेटा के अकॉर्डिंग 3-4 कंफर्म्ड केसेज रेडिकलाइजेशन के। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2023 को ही डिस्क्लेमर लगवाया, ये फिक्शनल है, किसी ऑथेंटिक डेटा पर बेस्ड नहीं है। तू ये सब कुछ छुपाकर स्टोरी सुना रहा है। अब न्यूट्रल कौन है खुद देख ले। और ये दरूर राठी को काउंटर करने का ड्रामा। तू बोल रहा है दरूर राठी ने 3 लोगों का जिक्र बिल्कुल केयरलेसली किया। 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया। केरला के अंदर ये जो आईसिस और कन्वर्जन वाला इशू है, इसमें ये भी कहा जाता है कि सिर्फ 3 ही तो केस हैं इतनी बड़ी आबादी में। देखिए एक्चुअल कितने केस हैं वो डेटा हमारी एजेंसीज के पास है और वो पब्लिक है, जैसे कि वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अरे भाई, इस मूवी के 32,000 के क्लेम को एनआईए रिपोर्ट्स ने काउंटर किया है, बोला एक्चुअल केसेस एंड फुल हैं, जैसे 3-4 वुमेन के वेरीफाइड स्टोरीज जो कि मीडिया में आए, लेकिन वो भी मूवी से बिल्कुल अलग। नो मास कन्वर्जन, तू इसको ट्विस्ट करके बोल रहा कि सिर्फ 3 तो हैं, लेकिन दरू ने तो इसको भी काउंटर किया था। लेकिन केरला स्टोरी 3 के नंबर को सीधा 32,000 पर एग्जैजरेट कर दिया जाए और कुछ गिने चुने केसेस के बल पर पूरी स्टेट और पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जाए। ये सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं है, ये एक वल्गर हेटफुल प्रोपेगेंडा। बट नीतीश ट्वीट्स दरू राठीज फैक्ट्स मिनिमाइजेशन। भाई ये केयरलेस नहीं बल्कि रिसर्चड था, और तू ही सिलेक्टिव हो रहा गोदी स्टाइल में। अरे नीतीश भाई, अब बात करते तेरे न्यूट्रल टैग्स की रियलिटी पर। तू बोलता फैक्ट्स का पुजारी हूँ, लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट चुप क्यों? हमने तेरा चैनल चेक किया, जैसे वोट चोरी, रेसलर प्रोटेस्ट, बिहार SIR, लद्दाख प्रोटेस्ट जैसे टॉपिक्स मिसिंग थे। इन पे तेरा साइलेंस गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये सब बीजेपी की गिल्ट से भरे पड़े हैं, लेकिन तू चुपचाप जैसे गोदी मीडिया वाला स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट जर्नलिस्ट की तरफ, जो कि जर्नलिस्ट कम और गोदी यूट्यूबर ज्यादा लगते हैं। शुभांकर भाई, तेरी चाटुकारिता यूट्यूब पर काफी नहीं थी, NDTV पर बीजेपी का झंडा लहराकर शुरू हुई, लेकिन एक क्वेश्चन तक नहीं। बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट इसको इग्नोर क्यों कर रही है? सेंट्रल बीजेपी और मोदी जी क्यों चुप हैं? 3 सालों के लिए इन विधायकों में से कोई ऐसा नहीं है जो आकर कह सके कि हम मणिपुर को सब हैं। भाई ये तो गोदी मीडिया का क्लासिकल फॉर्मूला है, अपोजिशन या लोकल पर ब्लेम और रूलिंग पार्टी का बचाव। तू न्यूट्रल होने का दावा करता है, लेकिन ये वीडियो देखकर लगता है कि बीजेपी को सॉफ्ट लैंडिंग दे रहा है। पहले तो मणिपुर की असलियत समझो। ये वायलेंस मई 2023 से शुरू हुआ, जब ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च के अगेंस्ट मैतेई कुकी क्लैशेज हुए ST स्टेटस डिमांड पर। आज अक्टूबर 2025 तक 258 प्लस डेथ्स, 60,000 प्लस डिस्प्लेस्ड और रेप्स हुए, विलेज जलाए गए। तू MLAs पे पूछ रहा है, लेकिन बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट पर क्वेश्चन जो अपोजिशन भी इंक्लूड करते हैं। बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट पर कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं, सेंटर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, जैसे कोई बंदा ओलंपिक मेडलिस्ट लाया हो। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? नेहरू की। जब PM जाते हैं तो मणिपुर के नाम में मणि जैसे स्टेटमेंट्स देते हैं, तब इनकी माँ को कोई बोलता तो इनको बड़ा दुख होता है। लेकिन मणिपुर में कितनी माताएं बहनें जल गई, कितने लोगों के घर जल गए, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्वेश्चंस शुभांकर मिश्रा पूछ सकता था, लेकिन जानबूझकर नहीं पूछी। खास बात ये दोस्तों, मणिपुर आज तक जल रहा है। इन्हीं जैसे जर्नलिस्ट और गोदी मीडिया का हाथ है, मणिपुर आज तक जल रहा है। क्योंकि अगर गोदी चैनल्स रियलिटी दिखाते तो शायद आज तक ऐसा हाल नहीं होता। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो भारत की नजदीकियां थी वो परेशान करने वाली थी, और बनता भी है, क्योंकि पुतिन के साथ गाड़ी में बैठना, पुतिन से हंसना, पुतिन से वॉक करना, अमेरिका समझ रहा है कि भारत क्या मैसेज दे रहा है, और पुतिन के ज्यादा भारत के करीबी अमेरिका को और परेशान कर सकती है। जानते एक तरफ बोल रहा है कि चाइना, रशिया और इंडिया की दोस्ती से ट्रंप पैनिक हो गया, जैसे ये कोई जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक हो, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का ग्रैंड विन। और दूसरी तरफ SCO समिट से पहले वीडियोस बना रहे थे
Pakistan gets boycotted, but China supplies weapons to Pakistan. There were even reports in Pakistan that China was monitoring Operation Sindoor from within. Why don't we show anger towards China in our country? Why we can't boycott China? जैसे चाइना को boycott करना गलत है, ट्रेड और स्ट्रेटजी के लिए सही है। न्यूट्रल होता तो बोलता कि ये दोस्ती बॉर्डर टेंशन के बावजूद कमजोर है। ये न्यूट्रल जर्नलिज्म नहीं बल्कि प्योर गोदी प्रोपेगेंडा है। बीजेपी की फॉरेन पॉलिसीज को जस्टिफाई करने का तरीका फैक्ट्स को ट्विस्ट करके और समझने वाली ये बात है कि एक को हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता और बाकी दोनों को हिंदी नहीं आती, तो ये कैसा जोक है या फिर कोई एक्टिंग क्लास चल रही है? ये कैसे जोक हैं जिनमें एक रशियन, एक चाइना और एक इंडिया वाला मिलकर हंस रहे हैं? यार इधर इंडिया में तो एक हिंदी और मराठी वाला मिलता है तो दंगे हो जाते हैं। खैर छोड़ो, बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। ये क्या तमाशा तेरे पॉडकास्ट में? तू बीजेपी के एक पुराने वर्कर और नेशनल स्पोक्स पर्सन को इन्वाइट करता है और पहला सवाल यही पूछता है कि नेहरू ने कितनी गलतियां की। अरे नेहरू जी ने और कितनी गलती की थी? अरे यार ये क्या गोदी मीडिया का पुराना फॉर्मूला है? अपोजिशन के पुराने लीडर्स की हिस्ट्री पर रोना धोना, रूलिंग पार्टी के करंट मिस्टेक्स पर एक भी शब्द नहीं, लेकिन तू उनको प्लेटफॉर्म देकर खुद को न्यूट्रल बता रहा है। भाई अगर इतना हिस्ट्री का शौक है तो पहले अपना देख लो कि मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में कितनी गलतियां हुई हैं, पहले वो बताओ। आप आगे देश के लिए क्या डेवलपमेंट करोगे ये पूछो ना। क्या इंडिया 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा या फिर ये सिर्फ एक जुमला है? ये कैसा इंसान है जो एक तरफ तो सिर्फ ब्लेम गेम खेलता है और दूसरी तरफ बीजेपी को फ्री पास देता है? डिमोनेटाइजेशन जैसे डिजास्टर आपकी पार्टी ने दिए जिससे इतना ज्यादा नुकसान हुआ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे। 50 साल तो भारत की ग्रोथ रेट कितनी होती थी? 2% के आसपास। उसे क्या कहा जाता था? हिंदू ग्रोथ रेट। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी रहती थी? 10, 12, 15, 16, 18। पूछे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ग्रोथ रेट 2% थी। लोग कहते हिंदू ग्रोथ 10% थी और तू एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तूने एक भी काउंटर क्वेश्चन नहीं किया। प्रूफ्स क्या है भाई? डेटा कहां से लाए हो? अरे यार ये तो बीजेपी का प्योर प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट है जहां अपोजिशन के पुराने टाइम को विलेन बनाओ और अपने 11 साल के रूलिंग टाइम को छिपाओ। तू न्यूट्रल जर्नलिस्ट बनने का नाटक कर रहा है लेकिन ये सिलेक्टिव साइलेंस से गोदी मीडिया का डिजिटल वर्जन लग रहा है। फर्स्टली ग्रोथ रेट वाली झूठ सुधांशु जी बोल रहे हैं 2%। अरे ये तो बिल्कुल गलत है। यूपीए रूलिंग टाइम एवरेज ग्रोथ रेट 7% के आसपास थी। फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद भी इन्फ्लेशन 10% वाली दाल में कुछ काला। हाँ यूपीए के लास्ट ईयर्स में, लेकिन पूरे 2004 से लेकर 2014 तक एवरेज 6 से 7% तक तो एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा। आरबीआई रिपोर्ट से एवरेज 7 से 8% तक, ना कि 10%। क्योंकि सुधांशु जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो तो झूठ बोलेंगे ही, लेकिन एक न्यूट्रल होस्ट का काम क्या है? क्रॉस फैक्ट्स चेक करना। सर इस सोशल मीडिया जर्नलिज्म जो निकला है, डिजिटल जर्नलिज्म, जैसे अभी ध्रुव राठी हो गए, अभी न्यू हो गए, नीतीश राजपूत हो गए या और बहुत सारे लोग राइट लेफ्ट दोनों मिला के, हाउ यू सी दीस पीपल? ये देखना पड़ेगा कि इनके काम में मिलावट कितनी है। क्या ये न्यूट्रल है? क्या ये अपने काम में ईमानदार है? ये देखना पड़ेगा। क्या जिन यूट्यूबर्स के आपने नाम लिए हैं उनमें से वो ठीक है, वो बीजेपी की बड़ी आलोचना करते होंगे, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी आलोचना करते होंगे, हर वीडियो में कहते होंगे कि बीजेपी हार रही है। उनकी एक भी वीडियो में कभी उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हार रही है? ये बंदा एक पॉडकास्ट में तिहाड़ी को बुलाता है और उसमें पूछता है सुधीर जी ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स पर आपका क्या कहना है, और वो सीधा गोदी स्टाइल में बोल देता है कि आपको देखना पड़ेगा इनकी वीडियोस में कितनी मिलावट है। ये हमेशा बोलते हैं कि मोदी जी हार रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि राहुल गांधी हार रहे हैं। कितने प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है। यूट्यूबर्स को मिलावट वाला टैग दे दो और खुद जो कि ये गोदी मीडिया का हिस्सा है वो ऐसी बातें बोल रहा है, लेकिन शुभांकर बिल्कुल चुप, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। क्या ध्रुव ने कांग्रेस की आलोचना नहीं की? और सुधीर जी आपसे ज्यादा मिलावट कौन करता है? अंधभक्तों को पूरा मिलावट का घोल पिलाते हो। लेकिन मैं शुभांकर मिश्रा से पूछना चाहता हूँ, क्या ये साइलेंस बाइसनेस नहीं दिखा रहा? और अगर आप लोगों को लगता है कि ध्रुव राठी कांग्रेस की बातों पर चुप रहता तो ये देख लीजिए मार्च 2022 में ध्रुव का वीडियो, द एंड ऑफ कांग्रेस पार्टी, वाई गांधी फैमिली कीप्स लॉजिंग, करप्शन के ऊपर भी वीडियोज है। तू अपने पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट को बुला रहा है जो कि खुद आदिवासी एयर ऑयल का रिप्रेजेंटेटिव है। बोल तो ऐसे रहा कि जैसे कोई ट्राइबल विजडम का गुरु, लेकिन असलियत में ये पूरा स्कैम प्रमोट कर रहा है। भाई तू न्यूट्रल जर्नलिस्ट का दावा करता है, लेकिन ऐसे फ्रॉड लोगों को अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट करता है। एयर ग्रोथ के नाम पर झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है जिससे लोगों के पैसे भी लूट जाएं और हेल्थ भी खराब हो जाए।
वैसे तो इनकी ब्रांड ने हमसे भी कांटेक्ट किया था, लेकिन हमने कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाई और हम अपनी ऑडियंस को ऐसी लूट में नहीं डाल सकते। और तू क्यों कर रहा है व्यूज के लिए या पेड प्रमोशन? यही बंदा जो समय रैना के टाइम पर बोल रहा था कि यूथ इन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट लोगों के साथ फ्रॉड तो नहीं किया, माना कि उसका कंटेंट वल्गरिटी से भरा हुआ था, लेकिन तूने क्या किया? अब ये बोलेगा मैंने प्रमोशन तो नहीं किया। अच्छा, अभी मतलब यूथ इन्फ्लुएंस नहीं होगा और क्या अब ऑडियंस चेक नहीं करेगी? लोगों के पैसे तो गए और हेल्थ से भी खिलवाड़। लेकिन इस ऑयल की गारंटी कौन लेगा? अगर प्रमोशन ही करना तो कुछ अच्छी चीजों का प्रमोशन कर, जैसे कि एप्पल वर्ल्ड ऑफलाइन स्टोर में छुपा है टेक का महासंगम, डायसन एयर प्यूरिफायर, डायसन एयर ड्रायर, मैकबुक बैग्स हर ब्रांड्स के, स्मॉल से लार्ज मार्शल स्पीकर्स, हेडफोन्स, एयरपोड्स, DJI ड्रोन्स, किलर आईफोन्स कवर्स, टेम्पर्ड ग्लास, सब एक ही जगह, बेस्ट डील जो कि दिल धड़का दे। और हाँ सुनो, आईफोन 16 प्रो 1 TB लेने पर मार्शल का स्पीकर बिल्कुल फ्री। स्टोर में जाओ, मेरे चैनल का नाम बोलो, जल्दी करो। एड्रेस है सेक्टर 13 हिसार। अरे शुभांकर भाई, खुद को कम से कम न्यूट्रल जर्नलिस्ट का टैग तो मत दिया कर, क्योंकि अब तो गोदी यूट्यूबर का टैग लग चुका है। फिर भी अगर तू सुधरना चाहे तो सुधर सकता है, क्योंकि अभी भी मौका है। पॉइंट नंबर 1, आस्क टफ क्वेश्चन टू बीजेपी, नॉट जस्ट अपोजिशन, बैलेंस लाओ, क्रॉस फैक्ट्स चेक एंड क्रॉस क्वेश्चन, स्टॉप प्रमोटिंग स्कैम्स। तो दोस्तों, ये थी रियलिटी सो कॉल्ड न्यूट्रल यूट्यूबर्स की, जो कि अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं लेकिन एक्चुअल में एक सॉफ्ट प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि लोगों को पता भी नहीं चलने देते और किसी पार्टी का नैरेटिव पुश करते हैं। और आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या ये सच में गोदी यूट्यूबर्स हैं या फिर न्यूट्रल हैं।